नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरदोई से है। हरदोई से पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक शाहबाद आलोक राज नारायण के अपर पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नति होने पर उन्होंने विधिवत रैंक प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ लगाकर सम्मानित उन्हें किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य में सफल कार्यकाल की भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि आलोक राज नारायण एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और साथ ही मेहनती अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पदोन्नति के साथ उन्हें और अधिक जिम्मेदारियां मिली हैं, जिनका वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सहित अन्य राजपत्रित अधिकारीगण मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने पदोन्नत अधिकारी को नई जिम्मेदारी दी और साथ ही नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र में खनन अधिकारी कमल कश्यप की लापरवाही उजागर हुई है। ओबरा के वर्दिया में बड़ी मशीनों से धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। डीजीएमसी नियमों को ठेंगा, खनन माफिया बेखौफ। अली स्टोन वर्कर्स की खदान पर नियमों की खुलेआम धज्जियां, जिले की 37 खदानों पर रोक। सूत्रों की माने तो बाकी में रात दिन खनन जारी है। MM11 का दुरुपयोग, मानक पूरी तरह दरकिनार। अवैध ब्लास्टिंग पर खनन विभाग बना मूक दर्शक। बिना सेफ्टी उपकरण मजदूरों से कराया जा रहा काम। आंखों पर काला चश्मा, जमीर पर ताला, फिर भी मौजा। और साथ ही आपको बता दें कि 7 मजदूरों की मौत के बाद भी प्रशासन नहीं जागा। खनन बदस्तूर जारी है। खनन क्षेत्र में मशीनें चलाने पर रोक के आदेश के बावजूद वहां मशीनें लगातार चल रही हैं। 4-5 भारी मशीनों से धड़ल्ले से अवैध खनन। प्रशासन बना मूक दर्शक। विकास के नाम पर विनाश, सुरक्षा ताक पर अवैध खनन जारी। खबर गाजियाबाद से है, जहां राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा ने अपने विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रसिद्ध हरियाणवी पंजाबी म्यूजिक वीडियो एक्ट्रेस और मॉडल श्वेता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह घोषणा गाजियाबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जहां संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा ने श्वेता चौहान को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रवादी कार्यों और साथ ही तिरंगा यात्राओं, वृक्षारोपण और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा ने कहा कि श्वेता चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना और संगठन के प्रति समर्पण की देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संगठन का तेजी से विस्तार होगा और महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगी। राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ना है और देश को प्रेम करना बहुत अच्छी चीज़ है। और हम जैसे युवा अगर देश के प्रति अपना योगदान नहीं देंगे तो देश मतलब इसमें देश में होने का कोई फायदा नहीं है। और तिरंगा के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो सैल्यूट तिरंगा एक ऐसा संगठन है जिसमें राष्ट्रवादी धाराएं हैं, जिसमें राष्ट्रवादी सोच है, जो राष्ट्रवाद को के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे राष्ट्र का नाम हो रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। श्वेता जी, आप महिला और तिरंगा से जुड़ी हुई है, तो आपके विचार महिलाओं के लिए क्या जाते हैं? क्योंकि गाजियाबाद में आए दिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप सबसे बड़े सैल्यूट तिरंगा के साथ जुड़े हैं, क्या कर सकते हैं? और आज मुझे सैल्यूट तिरंगा ने महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है, तो उसके नाते मैं अब महिलाओं की आवाज़ बनूंगी। और मैं ये नहीं चाहती कि किसी के साथ गलत हो, और भगवान न करे किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो अगर गलत होता है तो हम उस चीज़ को एक तरीके से देखें कि क्या सच है क्या झूठ है, और उस महिला का जिसके साथ भी कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका सपोर्ट करें। उसके लिए अगर किस हद तक भी हमें जाना हो, धरना रखना है, पुलिस केस करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम बढ़ चढ़ के आए। और सारी महिलाओं के लिए मैं एक आवाज़ करूँगी कि वो अपना बिना डर के कि अपनी चीज़ें सामने रख पाएँ, सबके सामने रख पाएँ और बिना डरे, निडर होकर कि एक फ्रीडम जो होता है ना महिलाओं को जो नहीं मिल पा रहा है वो एक मिले। तो
अभी मुझे उत्तर प्रदेश का बुलाया हुआ है, तो मैं यही चाहूँगी कि बिना झिझक के, बिना डर के महिलाएं स्वतंत्र अपने भारत में रहें, क्योंकि हम सब स्वतंत्र हैं भारत में और सबको जीने का हक है और सबको अपना अपना हक है, पुरुषों को अपना हक है बोलने का, ऐसी महिलाओं को है। तो महिला कहीं भी पीछे नहीं है और महिलाओं के साथ अगर गलत होगा तो हम वहाँ पर खड़े रहेंगे उनके लिए और सपोर्ट करेंगे हर तरीके से। लता जी, अभी आप मनोज तिवारी जी के साथ जुड़ी हैं। जी, मनोज सर के साथ एक तो सैल्यूट तिरंगा के वो सैल्यूट तिरंगा में वो पार्ट है और दूसरा उनका CCL होता है, एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जिसमें उनकी टीम का नाम है दबंग, भोजपुरी दबंग। उसकी मुझे उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो भोजपुरी दबंग की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो इसी माध्यम से मैं उनकी जुड़ी और क्रिकेट में भी हम अपना वहाँ सहयोग करेंगे, उन्हें चेयरअप करने जाएंगे। क्रिकेट वो खेलेंगे पर हम बाहर से उनको अपनी टीम को पूरा मतलब सपोर्ट करेंगे, चेयरअप करेंगे। तो यस, मैं CCL की दबंग, भोजपुरी दबंग की ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ और मनोज सर के साथ जल्दी सॉन्ग भी आने वाला है हमारा। भोजपुरी मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा भोजपुरी सॉन्ग का। तो यस, बैक टू बैक प्रोजेक्ट होने वाले हैं। खबर कानपुर नगर से है, जहां चौबेपुर गोदाम में लगी भीषण आग, जूट और प्लास्टिक से उठी लपटे, अंदर बिजली कनेक्शन नहीं, साजिश की आशंका है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गोगू मऊ गांव में बुधवार रात देर शाम शुभम ट्रेडर्स के वरदाना गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली है कि सब कुछ थोड़ी ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में सब कुछ ले लिया और साथ ही इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 3 दमकल की गाड़ियों ने घंटों में पाया काबू। आग की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड गोदाम मालिक को सूचना दी है। दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कैलाश चंद्र के नेतृत्व में 3 फायर टेंडर मौके पर भेजे हैं और साथ ही गोदाम में जूट और प्लास्टिक के वरदान बड़ी मात्रा में रखे होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत, मेहनत और इसके बावजूद आपको बता दें गोदाम में रखा अधिकांश वरदाना जलकर राख हो चुका था। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बुधवार दोपहर को गोदाम से बड़ी मात्रा में वरदाना पहले ही बाहर निकाल लिया था, जिससे नुकसान कुछ हद तक कम हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। घटना की सूचना पर चौबेपुर पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण के बाद जांच शुरू कर दी गई है। बिजनौर के नहटौर क्षेत्र में बीती रात हुई कंटेनर और पिकअप वाहन की भीषण टक्कर में पिकअप वाहन सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर हुई कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मरने वाले दोनों लोगों के परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक फरार है। दरअसल ये भीषण सड़क हादसा बीती रात करीब 11:30 बजे के आसपास नहटौर में नूरपुर रोड पर गाँव आकू के पास बताया जा रहा है, जहाँ पर तेज रफ्तार कंटेनर ने दूध लेकर जा रहे पिकअप वाहन में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप में सवार नितिन उम्र लगभग 30 वर्षीय पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम सिखेड़ा थाना कोतवाली देहात और ऋतिक उर्फ गोलू उम्र करीब 22 वर्षीय पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी गांव सिखेड़ा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए, जबकि कंटेनर चालक कंटेनर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। थाना नेटौर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 7/1/26 को समय करीबन 11:30 बजे रात्रि एक सूचना प्राप्त हुई कि नेटौर नूरपुर मार्ग पर ग्राम आकू के पास एक कंटेनर व एक पिकअप में दुर्घटना हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा दो घायल जो पिकअप सवार थे उन्हें तत्काल CSC लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। उक्त के संबंध में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेजा प्रयागराज के बिगहना में कृष्ण शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही मानस
मरगम में भगवताचार्य जी महाराज पंडित शशि कुमार मिश्रा ने अपने निज निवास स्थान पर बुजुर्ग, असहाय और गरीबों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वहां आए दिन गरीब, अनाथ और असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज सेवी उपस्थित थे। भगवताचार्य जी महाराज ने कहा कि ठंड के मौसम से गरीब लोगों की मदद करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे भी गरीबों की मदद के लिए आगे आएं और समाज सेवा में अपना योगदान अवश्य दें। क्योंकि हम दीन दुखियों की सेवा करनी चाहती हूँ और मैं इसके पहले करती भी हूँ, गरीब ही हूँ। अभी मैं गरीब को देख करके, गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, लेकिन हमें ये चीज किसी का दुख में या कोई तकलीफ हो या तो कोई ठंडी है, ठंडी में मतलब कोई चीज बर्दाश्त नहीं करना चाहती, कुछ नहीं है तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ी थी, खड़ी रहूंगी, हमेशा आगे ऐसे ही करती रहूंगी। यहाँ से नहीं, महाराष्ट्र तक मैं करती हूँ और मुझे पसंद है। और मुझे दुख, जिसका दुख मुझे तकलीफ उनका मुझे भी तकलीफ हो, क्योंकि इस दुख से मैं गुजरी हूँ, इसलिए मुझे पसंद है, सेवा करना पसंद है बुजुर्गों का, और चाहे जवान बुजुर्ग बच्चे कोई भी हो, मुझे पसंद है करना। मैं हमेशा करती रहूंगी। सबका आशीर्वाद भी मुझे चाहिए, किसी को मैं कुछ दूंगी तो मुझे तो आशीर्वाद मिलना ही है, इसलिए मुझे करना। आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा मनोरमा मिश्रा। अभी बस गुरु जी, ये बताइए, आज आपके द्वारा जो है गरीबों को कंबल का वितरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे लेकर के? इसमें ये कहेंगे कि धर्म का कार्य है, भयंकर शीतलहर जारी है, जिसके द्वारा हमारे माता, बहन, भाई, बुजुर्ग सभी ठंड से कहर रहे हैं। जिस चीज को देखते हुए मैं धर्म का एक रूप देखते हुए कि भगवान सभी को, पूरे समस्त ग्रामवासियों को सुख समृद्धि धन दौलत दे, और हमारे जैसे राम भक्तों के द्वारा कभी कभी धर्म का कार्य होता रहे। जितना मेरा शक्ति उतनी बड़ी भक्ति। इस तरह से मैं आप लोगों के आने से बहुत प्रसन्न हूँ, तथा हमारे पूरे ग्रामवासी जो हमारे परिवारजन हैं, परिवार के लोग हैं, वो हमारे पर इतना प्रेम दिखाते हुए हमारे पास आते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी है। उनको धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम में कंबल वितरण का कार्यक्रम करने वाला हूँ। बाबा जी, ये पहली बार है कि हर साल करते हो? ऐसा सुनने में आया कि 7-8 साल पहले भी करते हैं। हाँ, इसके पहले भी किए हैं, लेकिन ग्राम में कम किए हैं। ज्यादातर प्रयागराज और राष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में मैं अनाथाश्रम, विद्यालय और जगह जगह पर गरीबों को कंबल, वस्त्र आदि का दान किया हूँ। ईश्वर की अगर कृपा रही, आप लोगों के सम्मुख मैं वादा करता हूँ, जिस समय मंदिर का उद्घाटन होगा उस समय सभी को वस्त्र, भागवत कथा का रसपान कराऊंगा, और धर्म की रक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा ग्रामवासियों के लिए। बाबा जी, ये बताया कि जैसे कि ये गौ माता है, आप खुद एक स्वयं बाबा जी हैं, गौ माता के लिए, क्योंकि बाबा की सरकार है, और गौ माता के लिए भी कुछ सोचा गया है? गौ माता के लिए तो हमारी सरकार, भारत सरकार, मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया परम आदरणीय, परम तेजस्वी आदित्य योगी नाथ ने जो जो कार्य किया है, वो तो जिस दिन उन्होंने शपथ लिया था उसी दिन उन्होंने गौ के लिए गाड़ी लेके पूरी टीम के साथ दौड़ पड़े थे और गौ रक्षा का अभियान चालू किया था। मैं आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के साथ काम रह के सब जगह मेरा प्रचार प्रसार यही है कि गौ 33 कोटि, गौ में 33 कोटि माताएं हैं, देवताएं हैं, 8 वसु हैं, 11 सूर्य हैं, रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 2 वसु हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। 33 कोटि जिस माता में प्रवास करते हैं, मैं उनकी रक्षा करेंगे। माता 3 है, पहली है हमारी माता, दूसरी है पृथ्वी माता, तीसरी है राष्ट्र माता और गौ माता। जी, जो गौ माता है उन्हें राष्ट्र स्तर का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है आपके? नहीं, राष्ट्र की तो दर्जा देना है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, अराजक तत्व हैं, जिनके द्वारा हो नहीं पा रहा है। सरकार कटिबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है। बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र, बहुत जल्दी गौ माता का रक्षण विधेयक मोदी जी, योगी जी लाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ। बाबा जी, डबल इंजन की सरकार, आप यहाँ भी वहाँ भी, तब भी आप अभी भी विधेयक पास बिल्कुल करेंगे। डबल इंजन की सरकार नहीं है। उपद्रवियों ने झूठा प्रचार करके सत्ता को पूर्ण बहुमत में आने से रोका है। जो हमारी सरकार, मोदी और योगी जैसे ने
रामलला को लाए। राम किसमें नहीं है? रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी, सकार सर्व देवता, हकार हनुमान जी। ऐसे भगवान को लाए, हमारे हिंदू धर्म को लाए, हमारे हिंदू धर्म में चेतना डाले। लेकिन उपद्रवकर्ताओं ने कुछ समय के लिए रोका है, क्योंकि धर्म मलिन हो सकता है पर खत्म नहीं होता है। मेजा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेजा की जनता तो बहुत अच्छी है और मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से गौ का पालन करें, पृथ्वी की रक्षा करें, बुजुर्गों की सेवा करें और समाज में समाज विदूषकों को खत्म करें और समाज का कार्य अग्रसर रहे हमेशा करने में। अपना परिचय बता दें। मैं पंडित शशि कुमार मिश्रा, मानस मर्मज्ञ भगवताचार्य, राष्ट्रीय संत, विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय सदस्य। खबर उन्नाव से है, जहां पंचायत स्तर पर हुई वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की है। कुल 19 ग्राम विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों से लगभग 1 करोड़ 19 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया गया है। ये राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी। यह कार्रवाई साल 2017 से 18 की ऑडिट आपत्तियों के आधार पर की गई है। ऑडिट रिपोर्ट में पंचायतों में विकास कार्यों, सामग्री खरीद, भुगतान और अन्य मदों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थी। इनमें विकास खंड सफीपुर की ग्राम पंचायत मंसूरपुर और साथ ही जुझारपुर में तैनात रहे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी महेंद्र भूषण सक्सेना भी शामिल हैं। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO ने जिले के 8 विकास खंडों में कार्यरत रहे 19 ग्राम विकास सचिवों के खिलाफ 1 करोड़ 19 लाख 78,633 रुपए और 95 पैसे की रिकवरी का आदेश पारित किया है। यह पूरी कार्रवाई जिला विकास अधिकारी देव कुमार चतुर्वेदी के निर्देश पर की गई। उन्होंने बताया कि संबंधित खंड विकास अधिकारियों को गबन के आरोप में वसूल किए जाने के संबंधित पत्र भेज दिए गए हैं। बता दें कि हसनगंज ब्लॉक में सबसे अधिक वसूली प्रस्तावित है और साथ ही इसमें आदमपुर बरेठी के संदीप यादव से 2,89,642 रुपए, रानीखेड़ा खालसा के अनिल शर्मा से 10,75,176 रुपए 95 पैसे, अजमतगढ़ी के संदीप यादव से 1,02,475 रुपए और 50 पैसे, जसमड़ा बब्बन के संदीप यादव से 1,12,506 रुपए तथा रसूलपुर बकिया के संदीप यादव से 20,58,237 रुपए की पैसे की रिकवरी मांगी गई है। सर, सरकारी कामों में कमियां पाई गई हैं, क्या है पूरा मामला? सरकारी कामों में कमी नहीं पाई। ऑडिट हुआ था, ऑडिट के संबंध में जो प्रस्तर निस्तारण नहीं हुए थे उसके संबंध में वो जो रिकवरी जारी हुई थी DPRO साहब के स्तर से, उसमें हमने भेजा था वीडियो लोगों को उसका कि इसका परिपालन सुनिश्चित किया जाए। तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि कई जो ग्राम विकास अधिकारी या जो भी सचिव रहे हैं उस समय में, वो उस समय नहीं थे, उनके प्रत्यावेदन आ रहे हैं। तो प्रत्यावेदन के गुण और दोष के आधार पर जो भी कार्रवाई करनी होगी कर दी जाएगी। आमने सामने की टक्कर में 2 कारें, दुर्घटनाग्रस्त कार में बैठे लोग हुए घायल। रामनगर पुलिस चौकी क्षेत्र में आमने सामने की टक्कर में 2 कारें दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। हादसे में ब्लैक रंग की क्रेटा कार और एक ऑल्टो कार शामिल थी। वहीं ऑल्टो कार में सवार ज्ञान सिंह निवासी नया कपूरा डोहरिया, जो पुलिस विभाग में कार्यरत है, अपनी ड्यूटी पर प्रयागराज की ओर जा रहे थे। दुर्घटना में उन्हें चोटें आई हैं और उनकी कार को अधिक क्षति पहुंची है। हादसे में क्रेटा कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। बताया जा रहा कि क्रेटा सवार लोग वाहन को लॉक कर उपचार के लिए चले गए। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी रामनगर अभिनव उपाध्याय, उप निरीक्षक सचिन गुप्ता दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और क्रेटा कार को थाने भिजवाया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और साथ ही मेजा थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी रामनगर अंतर्गत बिघनी चौराहे के 100 मीटर आगे डोहरिया परानीपुर मार्ग का पूरा मामला। श्रावस्ती में ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था न होने पर वकीलों का विरोध प्रदर्शन। भिनगा तहसील परिसर में अलाव की व्यवस्था नहीं होने पर वकीलों ने किया चक्का जाम। वकीलों का आरोप है कि अलाव जलाने के लिए 36 लाख रुपए का सरकारी टेंडर होने के बावजूद तहसील परिसर में कहीं भी अलाव नहीं जलाया गया। आरोप लगाया गया कि अधिकारियों के आवासों पर अलाव की व्यवस्था है, जबकि सार्वजनिक स्थलों पर नजरअंदाज उन्हें किया जा रहा है। आक्रोशित वकीलों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और मौके पर अफरा तफरी मच गई है। वकीलों ने चेतावनी दी है, यदि मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल की जाएगी।
अधिकारी इस तहसील परिसर में और दीवानी परिसर में उपस्थित रहते हैं। आज तक एक भी अलाव प्रशासन द्वारा नहीं चलाया गया है। बार बार उप जिलाधिकारी और ईओ महोदय से अनुरोध करने के बावजूद भी आज तक एक भी अलाव नहीं चले हैं। सब लोग ठिठुर रहे हैं। इस निरंकुश प्रशासन व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक माध्यम केवल है कि जाम करो, रास्ता रोको और अपना विरोध प्रदर्शन करो, जिसके तहत शायद कहीं अलाव जल जाए। लेकिन लगता है कि अलाव जल नहीं पाएगा। इस सरकार में इतनी निर्भीकता आ गई है, निरंकुशता आ गई है कि कोई भी जन कल्याणी कार्य जो इस भीषण ठंड में होना चाहिए, आज तक ये अलाव नहीं चला है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। तो ये है कि इस शीतलहरी में हमारे जो तराई क्षेत्र इतना गरीब इलाका है और यहाँ की जनता प्रतिदिन कचहरी आती है। कल्याणकारी सरकार है, कल्याणकारी योजनाओं के तहत और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अलाव की समुचित व्यवस्था हो। लगभग 1000 से 1500 अधिकारी आते हैं, 500 अधिवक्ता हैं। यहाँ पर 2 हफ्ते से इतनी ठंड के बावजूद अलाव नहीं जलाया गया, ना तहसील में जलाया गया। एक दिन थोड़ी सी लकड़ियाँ भी आई, वो भी गीली लकड़ियाँ थी। इस वजह से जो हमारे वो अधिकारी ठिठुरते हैं और उनको काफ़ी परेशानी होती है। आम जनमानस की समस्या है और इसके साथ अधिवक्ताओं की समस्या है। इसके लिए और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अधिवक्ता परिवार के 2 अधिवक्ता हैं, एक दिनेश यादव, इनके ऊपर जो है हमला हुआ इनके भाई के ऊपर। 2 दिन तक पुलिस टालती रही, किसी तरह से FIR पंजीकृत किया। इसके बाद एक अधिवक्ता हमारे बाबूराम यादव हैं, 15 दिन से मामला चल रहा था थाने पे और कप्तान महोदय के यहाँ उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद में पुलिस भेजकर वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा कि इसमें वकील लोग आ जाएंगे, जल्दी से छत पड़वा दो। उनके ज़मीन पे छत पड़वा दिया। शाम को उनके घर वालों को मारा पीटा गया, 5-6 लोग घायल हो गए। इसके बाद 3 दिन हो गया है तहरीर दे, और उसमें जिला मुख्यालय पर भर्ती है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में एक आदमी भर्ती है। 3 दिन होने के बावजूद अभी तक FIR पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि जो है SHO द्वारा जो है दूसरी पार्टी से पैसे लेकर और उनको जो है छूट दे रखा है कि हम मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, चाहे जो ये लोग करेंगे। तो अगर हमारा अधिवक्ता न्याय नहीं पाएगा, हम जनता को कैसे न्याय दिलाएंगे? जब पानी सर से ऊपर जा रहा है सारी समस्या, इन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने कल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और सबको सूचित किया अधिवक्ताओं को, और आज रोड पर प्रदर्शन करके इसके बाद SDM साहब आए, CO साहब आए, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए कहा गया है। अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो हम अधिवक्ता जितने हमारे साथी हैं आगे से इससे भी प्रभावी रणनीति अपनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक के अपनी बात पहुंचाएंगे, चाहे हम लोग की टीम यहाँ से वहाँ जाना पड़े। बस अड्डा चौकी पुलिस की नाक के नीचे अवैध अड्डों का जाल जाम करने से हो रही जनता करार। और साथ ही आपको बता दें, यातायात पुलिस और बस अड्डे चौकी की भूमिका पर उठे सवाल। नेशनल हाईवे NH 731 के नीचे अवैध कब्जा, नगर के मुख्य चौराहों और व्यस्ततम मार्गों पर डग्गा मार वाहनों और अवैध टैक्सी स्टैंडों के बढ़ते वर्चस्व ने स्थानीय निवासियों और दुकानदारों का जीना मुहाल कर दिया है। और साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब बस पुलिस चौकी, बस अड्डा पुलिस चौकी और यातायात पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ओवरब्रिज के नीचे खुला प्राइवेट बस अड्डा, पालिया लखनऊ नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज के नीचे बस अब बाकायदा अवैध रूप से प्राइवेट बस अड्डा संचालित होने लगा है। मानकों को ताक पर रखकर यहाँ खड़ी होने वाली बसें और डग्गा मार वाहन न केवल यातायात बाधित कर रहे हैं, बल्कि किसी बड़ी दुर्घटना को भी दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इन अवैध अड्डों पर कार्रवाई करने के बजाय मूक दर्शक बनी हुई है, और साथ ही सड़कों पर घंटों लगने वाले जाम के कारण एम्बुलेंस और स्कूटी बसें भी फंसी रहती हैं, लेकिन सिस्टम पूरी तरह संवेदनहीन बना हुआ है। वाराणसी कमिश्नरेट के थाना चौक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चौक सहित कमिश्नरेट के विभिन्न स्थानों में वांछित चल रही अभियुक्ता ऋचा भार्गव को पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस उपायुक्त जोन काशी के पर्यवेक्षण और सहायक पुलिस आयुक्त देशवा मेघ के निर्देशन में थाना चौकी पुलिस की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार अभियुक्त पर आरोप है कि उसने कागज के व्यापार के नाम पर करीब 35 लाख रुपए का माल लेकर भुगतान नहीं किया है और इसके बाद वाराणसी से फरार हो गया था।
पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर थाना चौक में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान मुखबिर तंत्र, सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अभियुक्ता की लोकेशन ट्रेस की गई है। इसके बाद पुलिस टीम ने 7 जनवरी 2026 को रात करीब 2:30 बजे करीम रेस्टोरेंट, TDI मॉल और साथ ही कुंडली थाना क्षेत्र सोनीपत हरियाणा से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना चौक क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये व्यापारियों के साथ लगभग 35 लाख रुपए के धोखाधड़ी के मामले सामने आई है। उसी क्रम में आज एक ऋचा भार्गव को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय बात है कि ये विगत 1 साल में कुल 6 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें लगभग कई व्यापारियों से लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्होंने धोखाधड़ी करके इन्होंने पैसा गबन कर दी। और इसमें पूर्व में भी इनके जो पति है शरद भार्गव, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुके। और इसमें जो को बेनिफिशियरी है ऋचा भार्गव, इनको भी गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। और ये भी उल्लेखनीय बात है कि इनको सोनीपत से गिरफ्तार करके आज इनको वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। और साथ ही साथ इन दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सर, इनका कुछ पहले का भी कोई इतिहास पता चला है? जैसे मैंने बताया कि कुल वाराणसी में कुल अब तक 6 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा और कई व्यापारियों से 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्होंने धोखाधड़ी करके चीटिंग की है। सर, ये लोग शायद हरियाणा में शायद बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे थे सर। जी, ये कई सारे व्यापारियों से बिजनेस करने के नाम पे इन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा लिए और इस पैसा को वहाँ इन्होंने एक करीम रेस्टोरेंट है उसका एक फ्रेंचाइजी लेके और एक फ्लैट भी खरीद के वहाँ एक पॉश लाइफ जी रहे थे। तो सर, जैसे ये कब पकड़े गए और कैसे सूचना मिली? ये जैसे बताया कि कुल 6 अभियोग वाराणसी कमिश्नरेट में दर्ज हुआ था। वो लगातार हमारा टीम इसमें गठित करके इसमें सर्वेलेंस के माध्यम से इनको पकड़ा गया। और उल्लेखनीय बात है कि इसमें ये इन दोनों को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया था। शरद भार्गव उसको पूर्व में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुके और तब से ये फरार चल रहे थे। और साथ ही साथ ये उल्लेखनीय बात है कि पहले ये थाना लंका से 15,000 रुपये का इनामी भी घोषित हुआ था इसमें। और इस सराहनीय कार्य के लिए चौक थाना टीम और जो बाकी टीम्स को 15,000 रुपये के नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। इस थाने में इनके पहले भी रिकॉर्ड है क्या? कायम है क्या? जी, कुल 6 मुकदमा है। 6 मुकदमा अभी पूर्व में पंजीकृत हुए। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नौगावा सादात श्री अवधभान सिंह भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक थाना नौगावा सादात के कुशल नेतृत्व में थाना नौगावा सादात पुलिस टीम द्वारा पशु चोरी की घटना का अनावरण कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की गई गाय, एक भैंस व घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी वाहन रजिस्टर्ड नंबर UP23T4924 बरामद किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त अन्य अंतर जनपदीय स्तर का अपराधी है, जिसके द्वारा अन्य थाना व जनपद में भी पशु चोरी जैसे अपराध कारित किए जाना स्वीकार किया गया है। थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा गांव जाजरू नहर पुलिया से धनौरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर तिराहे से आगे चेकिंग के दौरान एक छोटा हाथी रजिस्टर्ड नंबर, आपको बता दें UP23T4924 में एक भैंस व एक अभियुक्त मंजीत पुत्र राकेश निवासी मोहल्ला हुसैनपुर थाना धामपुर कस्बा व थाना धामपुर जिला बिजनौर उम्र करीब 28 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से दिनांक 2 से 3 जनवरी 2026 की रात्रि को ग्राम भैड़ा भतरपुर से चोरी की गई एक गाय व एक भैंस, घटना में प्रयुक्त एक छोटा हाथी और साथ ही बरामद किया गया है। चोरी की गई बरामद भैंस के संबंध में थाना नौगावा सादात पर मुकदमा अपराध संख्या 6/2026 धारा 305 BNS पंजीकृत है।
उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सपा सरकार के कार्यकाल को दंगों और अव्यवस्था का दौर बताया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन दंगों में समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आए हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नरेंद्र कश्यप ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश पूरी तरह तबाह हो गया था और दिल्ली में हुए बवाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हबीबुल्लाह नदवी का नाम भी कथित साजिशकर्ताओं में सामने आया है, जिससे किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि दंगे कराना समाजवादी पार्टी की कार्यशैली और चाल चलन का हिस्सा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा और साथ ही आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बेटे को एनडीपीएस मामले में गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए नरेंद्र कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिन नेताओं को संरक्षण देती है उनके परिजन नशे की तस्करी जैसे अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। पीडीएफ पांचांग तो उनका बिहार में भी था। 27 रैलियां अखिलेश यादव जी ने बिहार में की थी पीडीए का नाम लेकर। इंडी गठबंधन के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी ने 15 दिन यात्रा निकाली थी, वोट बचाओ यात्रा। परिणाम क्या हुआ? एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिले, यानी 2/3 बहुमत से सरकार बनी। इसलिए अखिलेश यादव जी को आभास हो गया है, अंदाज हो गया है कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन यानी अखिलेश जी, राहुल जी और जो बाकी जी हैं उन सब का हाल अब बिहार के जैसा होने वाला है। इसलिए अब कोई वो नाम दें, कोई बात करें, सबको मालूम है कि ये पीडीए उनका फेक एक तरह से आंदोलन है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है, जाना है। लोग जानते हैं कि अखिलेश जी को वोट चाहिए तो पीडीए की बात होगी, संगठन चलाना हो तो अखिलेश जी के परिवार की बात होगी, सरकार बनानी हो तो परिवार में जाएगी। तो परिवारवाद हावी है अखिलेश जी के दिमाग पर, इसलिए पीडीए पर कोई भरोसा नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, पीवी नरसिम्हा राव जी हो, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सभी देश के नेताओं का, सभी महापुरुषों का सम्मान किया है, आदर किया है, इसको तमाम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री जी ने और भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हैं, उनको भी बड़े बड़े रत्नों से सम्मानित करके उनका भी गौरव सम्मान बढ़ाया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मन में महात्मा गांधी जी के लिए पूर्ण सम्मान है, लेकिन इस योजना का लाभ सही से मिले, विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को विकसित भारत जी राम जी के नाम से नामांकन किया है। पार्टी के जो रामपुर के सांसद हैं उनका नाम सामने आया है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? हबीबुल्लाह नदवी का नाम सामने आया है। जी, अब समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं का किरदार उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जनता जानती है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की 5 साल की सत्ता में रहे, 700 दंगों का रिकॉर्ड बनाया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया। अब दिल्ली में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम दंगों में साजिश के तौर पर आया है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा होता रहता है। कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और इस तरह घटनाएं करना मेरे ख्याल से उनका ये चाल चलन बन गया। इसीलिए तो
उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को लगातार नकारा है और 2027 में अखिलेश यादव जी को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ेगा। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है यहाँ देखे तौहीद रजा बलवे के मामले में जेल में, उनका बेटा शाहजहांपुर में पकड़ा गया, नशे में था, उसके पास मादक पदार्थ मिले, इसका क्या निशान? तो इस पर अब तो अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए कि जिन नेताओं को वो गले लगा के तुष्टीकरण की परिभाषा को गढ़ते हैं, उनके कृत्य क्या हैं? एक पार्टी के नेता का बेटा ड्रग्स यूज कर रहा है, पकड़ा गया, क्या उनका यही काम रह गया? तो अखिलेश जी को जवाब देना होगा, अखिलेश जी को बताना होगा कि जिन नेताओं की हिमायत वो करते हैं कम से कम उनको सलाह भी दे दें कि बुरे कामों से बचे रहे। लेकिन अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनकी नीति, इनकी नियत, अब वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का एक बहुआयामी अभियान है जिसके माध्यम से मतदाता शुद्धिकरण का काम आयोग करता है। बिहार की जनता ने एसआईआर के इस अभियान का लाभ लिया और मतदान का प्रतिशत 75 तक गया, जिसका लाभ बिहार में एनडीए को मिला। अखिलेश जी जानते हैं कि एसआईआर के माध्यम से क्योंकि जो फेक मतदाता है, डबल मतदाता है, शिक्षित मतदाता है, जब उसका नाम कटेगा तो अखिलेश जी को मालूम है कि उनकी भी उत्तर प्रदेश में दशा वैसी होने वाली है जैसी बिहार में लालू की हुई है। धन्यवाद। आदिवासी मूल निवासी नेता एवं वरिष्ठ समाज सेवी दुद्धी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। वे किडनी फ्लोर सहित अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। वर्ष 2024 के उपचुनाव में दुद्धी विधानसभा एसटी सुरक्षित सीट से जीत दर्ज कर पुनः विधायक बने थे। विजय सिंह गौड़ दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से कुल 8 बार विधायक रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रात्रि तक पार्थिव शरीर के सोनभद्र जनपद के दुद्धी स्थित आवास पहुंचने की संभावना है आज रात्रि। और साथ ही आपको बता दें कि उनका निधन हो गया। खबर नैनीताल से है, जहां नगर पालिका परिषद काला ढूंगी की अध्यक्ष रेखा कत्यूरी ने अपने कई सभासदों के साथ उपजिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत से शिष्टाचार भेंट कर नगर क्षेत्र से जुड़ी कई जटिल और जनहित की समस्याओं को उनके सामने रखा है। इस दौरान अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि काला ढूंगी नगर क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण और शहर का गंदा पानी एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इसके स्थायी समाधान के लिए टचिंग ग्राउंड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी स्थापित किए जाने के लिए भी भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा नगर में लगातार बढ़ रही पार्किंग समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने कहा कि अव्यवस्थित पार्किंग के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने काला ढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अल्ट्रासाउंड मशीन सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही काला ढूंगी मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानों को अनियंत्रित खुलवाए जाने की मांग भी की है। पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार के साथ बस और पिकअप पार्किंग के लिए संभावित जगह का निरीक्षण की भी मांग की है। द्वारा विभिन्न विषयों पर जैसे ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए ज़मीन के चिन्हीकरण और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चिकित्सक न होने एवं बस अड्डे के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसमें तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को भी निर्देशित किया गया है जहाँ तक भूमि चिन्हीकरण का प्रश्न है, और एक संयुक्त सर्वेक्षण के लिए भूमि यदि उपलब्ध हो जाती है तो उसमें प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाएगा। आज एसडीएम साहब के पास हमने दूसरी बार विज्ञापन दिया है। एक तो वाइन शॉप की समस्या के बारे में बताया है कि इससे काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, जनता को बहुत परेशानी हो रही है। महिलाओं और बच्चियों की
सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हैं और शहर का माहौल ख़राब हो रहा है, सामाजिक गतिविधियों में प्रभाव पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हम शराबबंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं कि शराब बंद हो जाए, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि स्थान परिवर्तन हो जाए। और दूसरी समस्या हमारी ट्रंचिंग ग्राउंड की थी, कुछ एसटीपी की थी, जिससे कि गुलजारपुर बंकी की समस्या थी। हमारी जो गंदा पानी आ रहा है उनकी बहुत ज़्यादा समस्या, अब गर्मी के दिन भी आने वाले हैं, महामारी फैलने का खतरा रहता है, जिससे कि हम एक एसटीपी बनाना चाहते हैं वहाँ पर। और उन्होंने कहा है कि हम ज़मीन चिन्हित करके और तहसीलदार को निर्देश दिया है कि एसटीपी बनाने में इनकी मदद की जाए और ज़मीन को चिन्हित करके पार्किंग की समस्या को भी सॉल्व किया जाए। और तीसरी समस्या हमारी ये थी कि समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर नहीं है और एक अल्ट्रासाउंड नहीं है, जो कि मैं पहले से ये मुद्दा उठा चुकी हूँ बहुत बार और इस बार भी मैंने फिर से कहा है। और देखिए आगे क्या होता है फिर। रुड़की और मंगलौर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यूपीसीएल की संयुक्त टीम ने झबरेड़ा और मंगलौर के कई गांव में एक साथ छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। इस दौरान 40 से ज्यादा लोग रंगे हाथ चोरी करते पकड़े गए हैं। बिजली चोरी को रोकने के लिए यूपीसीएल की संयुक्त टीम ने झबरेड़ा के बेड़ेहटी, खोता खेड़ी और साथ ही झबरेड़ी कला और साथ ही खजूरी गाँव में दस्तक दी है। वहीं मंगलौर क्षेत्र के टाडा, भनेड़ा, नारसन कला और मंगलौर टाउन में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया है। टीम की इस अचानक छापेमारी से अवैध रूप से कटिया डालने वालों में अफरा तफरी मच गई और कुल 46 ग्रामीण बिजली चोरी करते पाए गए। 4 उपभोक्ताओं के मीटर भारी बकाया होने के कारण मौके पर ही उतार लिए गए। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व झबरेड़ा एसडीओ मोहम्मद रिजवान और एसडीओ अनुभव सैनी ने किया है। टीम में कई और साथ ही आपको बता दें कि टीम में जेई देवेंद्र शर्मा, जमाल सिंह, अशोक कुमार और मनमोहन सहित कई विभागीय कर्मचारी शामिल रहे। अधिकारियों ने साफ किया है कि चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब लगातार हमारे द्वारा जो हमारी ग्रामीण की टीम है, इसमें एसडीओ झबरेड़ा, एसडीओ लंढोरा और उपखंड मंगलौर से संयुक्त टीम बनाई गई है, जो जगह जगह ये चेक कर रही है जिन्होंने बकाये पर जिनके मीटर उतरे हुए हैं वो अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे हैं और उनकी आरसी काटने का काम कर रहे हैं हम। और जो वो बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो हमारी विभागीय कार्रवाई है, उनके केबल को उतरवाना और उनके मीटर को उतरवाना और उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो की जा रही है। जैसे इसी क्रम में कल हमारे द्वारा टांडा, भनेड़ा, नारसन कला, मंगलौर और झबरेड़ा में खजूरी और भेड़ी की सैदाबाद और झबरेड़ा में ये संयुक्त कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा की गई है, जिसमें 46 ग्रामीण बिजली चोरी करते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।